स्टूडेंट्स, बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर विश्व के प्रमुख संविधान में आज हम फ्रांस के संविधान का अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक में आज हम फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया गया था और उसके बाद हम फ्रांस की एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका में राष्ट्रपति 3 पोस्ट हैं एग्जीक्यूटिव में। प्रेसिडेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है एंड प्राइम मिनिस्टर है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हेड ऑफ द नेशन वाली जो पोस्ट है वो एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट है। तो आज हम पहले प्रेसिडेंट के बारे में बात करेंगे। फ्रांस के संविधान में राष्ट्रपति का पद तीसरे गणतंत्र, चौथे गणतंत्र में भी था और 5वां गणतंत्र जो चार्ल्स डे गॉल ने 1958 में जो नए संविधान जब बनाया तो उसमें भी 5वें गणतंत्र में भी राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। तीसरा और चौथे संविधान के और 5वें गणतंत्र के संविधान में अंतर है, क्योंकि पिछले समय यहाँ पर संसदात्मक शासन व्यवस्था थी और संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति का पद नाम मात्र की कार्यपालिका को धारित करने वाला होता है। 5वें गणतंत्र में इस संसदात्मक स्थिति को बदल दिया गया है और फ्रांस में संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मिश्रित व्यवस्था, एक समन्वयात्मक वाली मिश्रित राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है। इसमें स्थायित्व, राजनीतिक स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए अध्यक्षात्मक व्यवस्था के कुछ गुण और संसदात्मक व्यवस्था के कुछ गुणों को शामिल करते हुए एक नवीन और अनूठी जो है व्यवस्था फ्रांस के संविधान में बनाई गई है, क्योंकि अब यहाँ राष्ट्रपति जो है वो औपचारिक प्रधान नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि वो ब्रिटेन के सम्राट की तरह से है और ऐसा भी नहीं है कि वो भारत के राष्ट्रपति की तरह से है और उतना सशक्त भी नहीं है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह से है ना। तो एक नवीन प्रकार संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था की दोनों ही विशेषताओं के गुणों को इन्होंने ग्रहण करते हुए एक मिश्रित राज्य व्यवस्था का इन्होंने जो है सूत्रपात अपनी व्यवस्था में किया है। इसलिए ये अनूठी कार्यपालिका है। और जो है हेनरी मैन ने लिखा था कि फ्रांस के पुराने सम्राट राज करते थे और शासन भी। ग्रेट ब्रिटेन का वैधानिक सम्राट राज्य करता है किंतु शासन नहीं करता। अमेरिका का राष्ट्रपति शासन करता है किंतु राज नहीं करता। फ्रांस के राष्ट्रपति में अब जो व्यवस्थाएं की हैं कि पहले तो ऐसा था कि वो ना तो राज ही करता था और ना तो वो शासन ही करता था, लेकिन 5वें गणतंत्र में ये आधारभूत परिवर्तन दिए गए हैं और राजनीतिक अस्थायित्व को दूर करने के लिए राष्ट्रपति के पद को पर्याप्त शक्तिशाली बनाया गया है। और अब इतना शक्तिशाली बना दिया गया है कि अनेक विचारकों के द्वारा इसके निरंकुश हो जाने की आशंका व्यक्त की है। फ्रांस के एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री मेंडस फ्रांस लिखते हैं कि यह एक अवंशानुगत सम्राट है जो अपने आप को वैधानिक अधिनायक भी बना सकता है। एक फ्रांसीसी संसद के एक सदस्य ने बोला था कि नवीन राष्ट्रपति के पद के ऊपर नेपोलियन की छाया दिखाई पड़ती है और वह कहता है कि राष्ट्रपति के परिवर्धित परम अधिकारों को देखकर आज राष्ट्रपति पद की असुखकर स्मृतियां जाग उठती हैं। तो 5वें गणतंत्र में राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं हैं हम उनके बारे में कहेंगे। चतुर्थ गणतंत्र में तो एक ही बात कही गई थी कि राष्ट्रपति पद के लिए कोई ऐसा व्यक्ति उम्मीदवार नहीं हो सकता जो फ्रांस के किसी भी भूतपूर्व राजवंश का वंशज हो, जैसे बोर्गो है, ऑर्लेंस है या बोनापार्ट वंश का है।
इस व्यवस्था का एकमात्र यही उद्देश्य था कि गणतंत्र के स्थान पर पुनः राजतंत्र किसी भी तरीके से वापस ना आए। तो पांचवें गणतंत्र में किसी भी प्रकार की योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। फ्रांस का कोई भी मतदाता जो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि फ्रांस में 18 वर्ष की आयु व्यक्ति जिसकी भी हो जाती है उसको वयस्क मताधिकार है और ये सैद्धांतिक स्थिति है। लेकिन व्यवहार में ऐसा कुछ भी नहीं है। व्यवहार में तो अत्यंत जो अनुभवी जो राजनीतिज्ञ हैं वही इस पद पर पहुंच पाते हैं। जहाँ तक राष्ट्रपति के निर्वाचन की व्यवस्था का सवाल है, फ्रांस में राष्ट्रपति का निर्वाचन इससे पहले अपना मतलब पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति शुरू में अपनाई गई थी। लेकिन बाद में 1962 में 6 नवंबर 1962 में संविधान संशोधन करते हुए ये प्रावधान किया गया कि फ्रांस के समस्त निर्वाचकों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण ही राष्ट्रपति शक्ति जो उसको प्राप्त है उसको जायज वो उचित उनको मतलब कहने का मतलब है वैधता जो है उसको इस रूप से प्राप्त होती है। राष्ट्रपति जो है जितने भी वोट उनको मिलते हैं प्रयुक्त किए गए वैध मतों के कुल बहुमत से चुना जाएगा। कुल बहुमत का मतलब है कि जैसे 100 वोट अगर पड़े तो आप और उसमें भी इनवैलिड हो गए तो वो अलग बात है, लेकिन अगर जो वैध मत हैं उनका मेजॉरिटी उनको मिलना आवश्यक है। और यहाँ पे द्वितीय मतदान योजना को अपनाया गया है, सेकंड बैलेट पेपर सिस्टम को। सेकंड बैलेट पेपर सिस्टम का ये मतलब होता है कि यहाँ पर आवश्यकता होने पर 2 बार वोटिंग होती है। प्रथम मतदान में अगर किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, कुल बहुमत प्राप्त नहीं होता है 50% से अधिक, तो उसे फिर दोबारा प्रथम मतदान के बाद जो दूसरा सेकंड संडे आता है उसको मतदान होता है और उसमें केवल जो फर्स्ट 2 व्यक्ति हैं, फर्स्ट और सेकंड नंबर के, उन 2 व्यक्तियों में ही उनको चुनाव दोबारा से होते हैं और उसको जो बहुमत जिसको स्पष्ट मेजॉरिटी जो मिल जाती है वही व्यक्ति चुनाव में निर्वाचित घोषित किया जाता है। फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो द्वितीय मतदान पद्धति के आधार पर होता है। चुनाव 2 पढ़ने अगर बहुमत ना मिले तो है। और पहले इनका जो कार्यकाल था वो 7 वर्ष का था पंचम गणतंत्र के संविधान में। फिर इसकी कई बार आलोचना से यूँ लगा कि ये मतलब ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन है, इसलिए इसको कम कर दिया गया। 2002 के अंतिम दिनों में किए गए संविधान संशोधन के अनुसार इसका कार्यकाल अब 5 वर्ष का कर दिया गया है और इनके दोबारा चुने जाने के ऊपर पुनर्निर्वाचन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। फ्रांस में उपराष्ट्रपति पद की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है असामयिक रूप से तो अनुच्छेद 11 और अनुच्छेद 12 में वर्णित कर्तव्यों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्तव्य अस्थायी रूप से सीनेट के सभापति के द्वारा संपादित किए जाएंगे। पद से हटाने का जहाँ तक प्रावधान है 68वीं धारा में राष्ट्रपति को हटाने का व्यवस्था का प्रावधान मतलब लिखित है और इसमें केवल राजद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और दोषारोपण करने का अधिकार राष्ट्रीय जो इनकी व्यवस्थापिका है उसके दोनों सदनों को प्राप्त है। अर्थात ये किसी भी सदन से शुरू हो सकता है। खुले मतदान इसमें होते हैं और खुले मतदान में दोनों सदनों के द्वारा अपने पृथक पृथक बहुमत से इसको पारित कर दिया जाता है और अगर ये पारित हो जाता है तो इसकी जांच जो है हाईकोर्ट के द्वारा की जाती है, जो उच्चतम न्यायालय है उसके द्वारा की जाएगी और न्यायालय अगर इसमें दोषी सिद्ध कर देते हैं तो इनको पद से हटना पड़ता है। अब हम आते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियां
और कार्य कौन कौन से हैं, है ना। पांचवें गणतंत्र में राष्ट्रपति के को वास्तविक शक्तियां प्रदान की गई हैं और इस प्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण राष्ट्रपति जो है वास्तविक राष्ट्रीय नेता की स्थिति में पहुंच गए हैं। तो राष्ट्रपति की कार्य, राष्ट्रपति की शक्तियां बहुमुखी हैं, सभी दिशाओं में, मतलब सभी क्षेत्रों में इनके द्वारा कार्य किया जाता है। तो चूंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रमुख है, तो सबसे पहले हम कार्यपालिका संबंधी शक्तियां को अध्ययन करेंगे। राष्ट्रपति चूंकि कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा कि कार्यपालिका के कौन कौन से कार्य हैं और जो कार्यपालिका के कार्य होते हैं वही राष्ट्रपति के कार्य होंगे या होते हैं। ये कंसेप्चुअल बात है और मैं सोचती हूँ कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि चाहे ब्रिटेन की कार्यपालिका हो, चाहे अमेरिका की कार्यपालिका हो, चाहे चीन की हो, चाहे फ्रांस की हो, चाहे अपने भारत की हो, सरकार के अंग के रूप में कार्यपालिका को जो कार्य होते हैं वही कार्य सभी देश की कार्यपालिकाएं करती हैं। ये क्लियर होना चाहिए। इसमें कोई डाउटफुल नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति के अलग कार्य हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति के अलग कार्य हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति के अलग कार्य हैं। बस इनमें थोड़ा सा फर्क इतना आता है कि जहाँ संसदात्मक है तो वो नाम मात्र की है और वास्तविक है तो एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। तो एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, काम तो उनके नाम से ही होते हैं ना। तो ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कार्यपालिका संबंधी कार्य में जब आते हैं तो संविधान की धारा 19 के अनुसार, संविधान की धारा 8, 11, 12, 16, 18, 54, 56 और 61 में वर्णित राष्ट्रपति के कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए प्रधानमंत्री और आवश्यक होने पर विभागीय मंत्री के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। इन धाराओं का संबंध प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को भंग करने, संवैधानिक परिषद के गठन और राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों से है। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद को भंग करना, संवैधानिक परिषद का गठन करना और राष्ट्रपति के जो आपातकालीन अधिकार है, इन सभी अधिकारों का प्रयोग करने में राष्ट्रपति स्वतंत्र है ना। और इसमें ये इन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 9 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करते हैं। इस प्रकार मंत्रिमंडल की कार्यवाही के ऊपर उनका पूर्ण नियंत्रण होता है। और पंचम गणतंत्र के संविधान के बाद राष्ट्रपति की जो कार्यपालिकाएं की शक्तियां हैं, इनको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग के लिए तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है, अर्थात इन कार्यों के लिए मंत्रियों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। और कुछ भाग दूसरे ऐसे हैं जिनमें उसके लिए किसी भी प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होते हैं, है ना। तो जो संकटकालीन अधिकार है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो अधिकार है, इन सबको करने में राष्ट्रपति स्वतंत्र है और अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी पावर्स जो है फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब अपन आते हैं विधायी शक्तियों के बारे में। विधायी शक्तियों का मतलब होता है कानून निर्माण संबंधी शक्तियाँ। तो चौथे गणतंत्र में फ्रांस के राष्ट्रपति को कोई भी व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार प्राप्त नहीं थे और संसद के द्वारा जो भी संदेश भेजे जाते थे उन पर मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होने आवश्यक थे। और व्यवहार में और कभी भी पहले राष्ट्रपति ने कोई भी संदेश जो है संसद के पास नहीं भेजा था, लेकिन पांचवें गणतंत्र में राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि वो राष्ट्रीय सभा को अपना संदेश भेज सकता है और पंचम गणतंत्र के अनुसार संसद के दोनों सदनों में संदेश भेजने का उसका अधिकार है। तो व्यवहारिक रूप से ये जो अधिकार है, इसका प्रभाव कानून निर्माण के ऊपर बहुत ज़्यादा देखने में आया है। दूसरा, राष्ट्रपति अगर चाहे तो संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकता है। बहुमत की प्रार्थना पर राष्ट्रपति विशेष कार्यक्रम सहित संसद का अधिवेशन आमंत्रित करेगा। इसमें
कुछ इसकी शब्दावली पे अपन जाएं तो ये देखते हैं कि अधिवेशन को बुलाना या नहीं बुलाना ये राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। कई बार चाहे तो राष्ट्रपति बहुमत की इच्छा को भी मना कर सकता है, क्योंकि 1960 में राष्ट्रपति डेगॉल के द्वारा ऐसा कई बार किया गया था। विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं। पहले नहीं लौटा सकते थे, 10-15 दिन की अवधि का काम था, लेकिन अब वो उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, जिस पर संसद जो है अनिवार्यतः विचार करेगी। अब ये कहा है कि संसद से पारित होने पर विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति उसे 15 दिन के भीतर कानून घोषित करेगा, और अब वो चाहे तो वापस भी लौटा सकता है, जिस पर संसद को विचार करना ही होगा। विधेयक को चाहे तो राष्ट्रपति सीधे जनमत संग्रह हेतु भेज सकता है, जिसके आधार पर जनता की सहमति से इच्छा अनुसार कानून बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर विशेष प्रावधान है 11वीं धारा के अनुसार कि राष्ट्रपति कुछ विशेष विषयों से संबंधित जो कानून बनने के लिए आए हैं उनको जनता की सलाह के लिए भेज सकता है, और विधेयक का समर्थन होने पर वो जैसे सामान्य कानून निर्माण प्रक्रिया होती है उस प्रकार से कानून वो बनाते हैं। फिर है राष्ट्रीय सभा को भंग करने का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। जो निम्न सदन है राष्ट्रीय सभा, उसको भंग करने का अधिकार है। गणतंत्र का प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों की सलाह के बाद वो नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है। केवल परामर्श लेना ही बताया है, अनुमति लेना नहीं, तो परामर्श अनिवार्य नहीं है। इस पर 2 प्रतिबंध हैं केवल, कि पुनर्निर्वाचन के बाद आप 1 साल से पहले उसको भंग नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि अगर राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो ये कहते हैं कि बुद्धिमान राष्ट्रपति सोच समझकर ही इस तरह की परिस्थितियों को काम में लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद को किसी विशेष विषय पर वाद विवाद करने से रोका जा सकता है। तो राष्ट्रपति की बड़ी सक्रिय शक्तियां हैं व्यवस्थापिका को प्रभावित करने में। अगली जो पावर है वो है नियुक्ति संबंधी शक्ति। राष्ट्रपति जो है राज्य के काउंसलर, ग्रेड चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, जितने भी जो महत्वपूर्ण पद हैं, सरकार के प्रतिनिधि, राजदूत, वीसी आदि सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। भारत में तो ये फ़र्क है कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह से काम करता है, लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं है। हालांकि नियुक्तियां वहाँ भी मंत्रिमंडल की बैठक में की जाती हैं, क्योंकि नियुक्ति और कार्य संचालन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण है और राष्ट्रपति का नियुक्तियों पर बहुत ही प्रभावशाली है। जबकि यहाँ की जो नियुक्ति वाली जो पावर है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति को तो सीनेट का अनुसमर्थन चाहिए होता है, जबकि फ्रांस में तो ये भी आवश्यक नहीं है। वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति भी बिल्कुल है, व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रदूत, विशेष दूत, सभी दूतों की नियुक्तियां करते हैं, नए दूतों से परिचय पत्र प्राप्त करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते जो भी होते हैं, शिखर सम्मेलन वगैरह, उन पर उसका प्रभावकारी नियंत्रण रहता है। संधि, शांति संधि, व्यापारिक संधि, सभी जो काम हैं वो इन्होंने कहा है कि संधियों की स्वीकृति संसद के द्वारा होनी चाहिए, जबकि व्यवहार में इतना नहीं हो पाता है। तो वास्तव में जो है राष्ट्रपति को विशेष स्थिति प्राप्त है। न्यायिक शक्तियों की जब हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति को कार्यपालिका, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों के साथ साथ न्यायिक शक्तियां भी प्राप्त हैं। गणतंत्र के राष्ट्रपति में इन्होंने संविधान की जो धारा है कि वो ये देखेगा निर्वाचन के द्वारा कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता की अखंडता बनी रहे, समुदाय के शांति समझौतों का सम्मान हो, तो इसलिए काफ़ी है। तो न्यायिक क्षेत्र में काफ़ी अधिकार प्राप्त हैं। राष्ट्रपति न्यायिक स्वतंत्रता का संरक्षक है। जो वहाँ की संवैधानिक जो परिषद है उसकी वो अध्यक्षता करता है। संवैधानिक परिषद के जो 9 मेंबर हैं उनकी वो नियुक्ति करता है,
और 1/3 सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति के द्वारा सभी न्यायिक नियुक्तियां उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर की जाती हैं। क्षमादान का अधिकार जो सभी शासनाध्यक्षों को प्राप्त होता है तो वो भी इनको है। संकटकालीन शक्तियां तो है ही सही। चार्ल्स डे गॉल ने राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए और बीमार गणतंत्र से फ्रांस को उबारने के लिए संकटकालीन शक्तियों का प्रावधान किया है। तो ये प्रावधान है कि यदि गणतंत्र की संस्थाओं को गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाए, राष्ट्र की स्वतंत्रता, देश की अखंडता, बहुत सारे चीज़ों में खतरा उत्पन्न हो जाए, कार्य संचालन में बाधा पहुंचती हो, तो राष्ट्रपति आवश्यक कार्यवाही कर सकता है ना। तो संकटकालीन प्रावधानों की आलोचना भी काफ़ी की गई है, अनेक प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, लेकिन फिर भी दुरुपयोग की आशंका जो है वो बनी रहती है। तो ये तो हुए फ्रांस के राष्ट्रपति के अधिकार। लेकिन पद स्थिति की जहाँ तक अपन बात करते हैं, फ्रांस का जो राष्ट्रपति है वो भारत और ब्रिटेन के राष्ट्रपति की तरह से नहीं है, बल्कि उसको व्यवहारिक रूप से बहुत ज़्यादा वास्तविक रूप से व्यापक शक्तियाँ प्रदान हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति को है। मंत्रिमंडल के निर्माण में भी उसकी भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी मंत्री होते हैं वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं, तो इसलिए उन पर उनका भी प्रभावकारी नियंत्रण होता है। राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान नहीं होता है, उसके किसी भी आदेश पर प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के काउंटर साइन की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो कई बार ये कहा गया है कि संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका संबंधी, कार्यपालिका संबंधी, न्याय संबंधी अन्य सभी शक्तियां प्रदान की गई हैं और व्यवहार में वो इन सभी शक्तियों को इस्तेमाल करता है। तो आज तक 1958 के बाद से जितने भी राष्ट्रपति आए हैं उन्होंने राष्ट्रपति पद को सर्वाधिक शक्तिशाली देखा है ना। अब वो केवल औपचारिक कार्य नहीं करता है, बल्कि सारे महत्वपूर्ण कार्य वो करता है। वो सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति है उस पर जनता का जनमत पर राष्ट्रपति के प्रभाव की सीमाएं भी हैं, लेकिन इन सीमाओं के बावजूद संविधान और व्यवहारिक राजनीति दोनों में ही राष्ट्रपति की जो स्थिति है वो सर्वोपरि है। राष्ट्रपति न केवल वैधानिक बल्कि एक वास्तविक प्रधान भी है ना। तो उस प्रकार के पास में राष्ट्रपति को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है, इंटरप्रिटेशंस जो पावर हैं, संकटकालीन अधिकार उसके प्राप्त हैं। तो राष्ट्रपति ने अपने आप को बहुत अधिक व्यापक बना लिया है और फ्रांस का राष्ट्रपति अपने देश में एक सर्वोच्च पदाधिकारी है। तो ये तो था फ्रांस की कार्यपालिका, द एग्जीक्यूटिव। अगले वीडियो लेक्चर में हम फ्रांस की कार्यपालिका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।